तो इस कहानी को इससे पहले कि तुम छोड़ के जाओ और स्किप कर दो, तो मैं तुम्हें इस कहानी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें एक अपना एमसी है जो इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दे देती है। लेकिन जब वो आखिरी बार मरता है, रिकार्नेशन होने से पहले उसे एक ऐसी ओवर पावर मिल जाती है जिससे वो पूरी दुनिया को डोमिनेट करता है। इवन तुम जब उस पावर को देखोगे तो पूरे शौक हो जाओगे। तो इससे पहले कि तुम इस वीडियो को छोड़ के जाओ तो 10 से 5 मिनट इसे देख लो, उसके बाद तुम डिसाइड कर सकते हो कि इसे देखना है कि नहीं। तब तक के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये बात है उस ज़माने की जो ज़माना अभी आया नहीं है। मतलब बात हो रही है 2167 की, जहाँ पर डीमंस ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया है। मतलब कोई भी इंसान बचा नहीं है, पूरी धरती का गेम ओवर हो चुका है। अब इस धरती पर जो बचा है वो है अपना बंदा ऐश, जो कि ट्रिपल एस रैंक का लाइटनिंग असैसिन होता है। वो एक डीमन के सामने होता है, उसकी हालत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं होती है। अब अपने हीरो के सामने यानी कि ऐश के सामने डीमन किंग आता है। वो अपने बंदे के पास बढ़ता है और कहता है कि अब तुम्हारी ज़िंदगी मेरी हुई, और वो अटैक तैयार करता है। आखिरी बार अपना एमसी, अपनी फैमिली, अपनी सिस्टर, स्क्वाड और मास्टर को याद करता है कि मैंने आपको बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाया। तभी अपना बंदा अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है, ट्रिपल एस रैंक की अल्टीमेट स्किल अपोकलिप्स आर्क, जिससे वो कहता है कि इस नर्क में मेरे साथ मैं अकेला नहीं जाऊंगा, मेरे साथ साथ तुम भी जाओगे। और वो अपने आप को ख़त्म कर देता है। एक आखिरी बार वो फिर से अपनी सिस्टर, अपनी फैमिली और अपने मास्टर को याद करता है। एंड देन ये दुनिया ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमें नर्क का सीन तो नहीं दिखाया जाएगा। बेसिकली हमें सीन दिखाया जाता है अपने बंदे का, जहाँ पर वो अभी सोकर उठा होता है। मतलब अपना बंदा गहरी नींद से उठा है। लगता है अपना बंदा टाइम में वापस आ चुका है। वो खड़ा होता है और देखता है और सोचता है कि वो अभी भी जिंदा है। आखिर वो है कहाँ पर। वो अपनी जगह को चेक करने के लिए बाहर जागता है। वो एक हॉस्पिटल में होता है और लोगों को देख उसे शौक लगता है, आखिर ये लोग कहाँ से आए, ये दुनिया तो पूरी तबाह हो चुकी थी। वो अब 10 साल पीछे आ चुका है। मतलब 2167 से 2157 में आ चुका है। वो अपने आप को आईने में देखता है, तभी उसके सामने एक स्क्रीन या कहें पॉपअप शो होने लगता है। ग्लूटनी पावर फ्यूजन कंप्लीट। वो आईने के सामने खड़ा है और उसे पता चल चुका है कि वो 10 साल पहले आ चुका है, उस समय में जहाँ पर चीज़ें अभी शुरुआत होने लगी थी। हमें बताया जाता है कि 2160 में ये चीज़ें शुरुआत होने लगी थी। मतलब अपने बंदे के पास अभी भी 3 इयर्स हैं। 3 साल बाद एक डीमन आएगा जिसका नाम है वोर्थ। वो नर्क का दरवाज़ा खोल देगा और तबाही और डीमंस वहाँ से आने लगेंगे। वो कभी भी नहीं रुकता। इस दुनिया को बचाने के लिए मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन अब जब मैं वापस आ चुका हूँ, अगर मैं वो गेट खोलने से पहले ही सबको हरा दूँ तो मैं ये दुनिया को तबाह होने से रोक सकता हूँ। मैं सब कुछ बदल सकता हूँ। जबकि हमें पता है कि अपना बंदा रिकार्नेट हो चुका है। अपने पुराने टाइम में तो उसके साथ सिस्टम तो आना ही था। उसके सामने सिस्टम आता है फ्यूज़न कंप्लीट। वो देखता है कि ये सिस्टम क्या है। तभी वो चेक करता है, उसके सामने आते हैं उसके सभी स्टेट्स, उसकी सभी एबिलिटी। उसे देखकर पहले तो अपना बंदा हैरान हो जाता है, फिर उसे पता चलता है कि ये उसके एक्चुअली में रियल एबिलिटीज़ हैं। वो देखता है इस दुनिया में कई सारी पावर होती हैं। न्यूक्लियर पावर मतलब क्लाउड चांटर, फ्लावर चांटर, लाइटनिंग चार्ज, ऐसी बहुत सारी पावर होती है। लेकिन इनमें से बंदा सिर्फ एक ही अवेकन कर सकता है और हर बंदा अवेकन नहीं कर सकता। ये अपना बंदा एक स्कूल में पढ़ता है, जिस स्कूल में वही बंदे पढ़ सकते हैं जिनमें कोई पोटेंशियल हो किसी एबिलिटी को अवेकन करने का। लेकिन अपना बंदा पूरे 4 साल कॉलेज में रहा। मतलब उसका अपने बंदे की 4 साल में एक भी बार अवेकनिंग नहीं हुई और अपने बंदे को एक गार्बेज बैग की तरह ट्रीट किया गया। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने उसकी पुरानी स्किल लाइटनिंग अवेकन मतलब लाइटनिंग असैसिन वाली स्किल सामने आती है। वो उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्या ये तो मेरी पुरानी वाली स्किल है, क्या ये मेरे साथ साथ आई है। तभी वो अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए अपने अंदर महसूस कर रहा होता है। तभी उसका गेट बजता है और उसका दोस्त मार्लोन आता है, जो कि ई रैंक का क्लाउड चांटर होता है। मार्लोन अंदर आता है और अपने बंदे की चिंता जताने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गए। तभी अपने बंदे को भी पता चल जाता है कि वो जो स्टेटस स्क्रीन है वो दूसरे बंदे नहीं देख सकते। मार्लोन उसकी बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है और देखता है कि अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से हील हो चुका है। और अपना बंदा अपने मार्लिन के बारे में बताता है कि ये बहुत ही ज़्यादा नल्ला है, मतलब इसको कुछ भी नहीं आता। पिछले जन्म में भी ये बुरी तरह कुत्ते की मौत मरा था।
और ये सब देखकर अपने बंदे को अब एक्चुअल में यकीन हो जाता है कि वो सच में 10 साल पहले ये टाइम के पीछे आ चुका है। तभी मार्लन अपने बंदे को बताता है कि रैंक असेसमेंट होने वाली है कल, तो जल्दी से हमें तैयार होना पड़ेगा, जल्दी जल्दी जल्दी। तो जल्दी से उन्हें उन सब के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अब अपना बंदा और मार्लिन किसी ओपन जिम में आता है या कहीं पार्क में आता है जहाँ पर सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मतलब अपना बंदा उन सबको देख अपने बंदे को पुरानी याद आ रही होती है कि इन लोगों को देखे हुए कितना ज़्यादा समय हो चुका है, और अपनी याद आती है कि अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो वही सिचुएशन दोबारा हो जाएगी और मैं दोबारा हार जाऊंगा। तो अपना बंदा हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठ सकता। इस एरा में जब हम अवेकन होते हैं तो हमें अपनी लेवल अप करने के लिए मॉन्स्टर को मारने पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी गिल्ड्स होती हैं वो सभी डंजन्स को एक्विपाई कर लेते हैं, और जो छोटे लोग होते हैं उनके लिए एक भी डंजन नहीं बचता अपना लेवल अप करने के लिए। लेकिन अभी भी मेरे पास कोई समय नहीं है या कोई मॉन्स्टर नहीं है जिनसे मैं लेवल अप कर सकूं, तो मैं लेवल अप कैसे करूंगा। और हमें बताया जाता है कि एस से ई रैंक होता है, जैसे कि हर मानवाई में होता है उसकी लेवल या कहीं स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए सभी बंदे लगभग ई रैंक पर होते हैं, और जो गिफ्टेड होते हैं उन्हें भी सिर्फ डे रैंक मिलती है। लेकिन अपना बंदा सोचता है अगर मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करूं तो मैं कितने लेवल पर होऊंगा। तभी अपना बंदा मार्लिन को देखता है और उसके चेहरे पर एक बॉल आगे लगती है, जिस भाई बहुत तगड़ी बॉल थी, जिससे अपने बंदे का दोस्त मार्लिन भाई बहुत जोरों से गिरता है। वहाँ पर कुछ बुली होती हैं, उनमें जो बुली का लीडर होता है, मतलब उनका लीडर होता है, वो कह रहा होता है कि ओह देखो तो ये कौन है, ये तो मार्श और ऐश हैं। ओह ये कुछ ज़्यादा जल्दी ही हील नहीं हो गए हैं। जो लीडर है वो कह रहा होता है कि तुम तो मेरे पंचिंग बैग हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि जब तुम्हें दिख रहा है कि मैं यहाँ खेल रहा हूँ तो मेरे लिए ड्रिंक लाना चाहिए था। तभी अपना मार्लन बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो कह रहा होता है कि हाँ मैं अभी लाता हूँ। लेकिन अपना बंदा एकदम चैट मोड में आते हुए कह रहा है कि रुको, तुम्हारी गलती नहीं थी, ये बंदे हैं जिनको तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और तभी अपने बंदे को मेमोरी हिट करती हैं, जहाँ पर अपने बंदे को ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, क्योंकि अपना बंदा अभी तक अवेकन नहीं हुआ था, जिसको मार्लन उसे रोकने की कोशिश करता था, अपने बंदे को बचाने की कोशिश करता था। लेकिन वो डूड ये पुलिस बिल्कुल भी मानते नहीं थे, वे दोनों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करते थे, यहाँ तक कि सभी लोग। और अपना मार्लन हमेशा अपने बंदे की मदद करता था, और अपने बंदे को लगता था कि आखिर क्यों ये बंदे सिर्फ इन दोनों को ही टारगेट करते हैं। अब प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहाँ पर ये इस बात सुनकर मतलब अपने बंदे ने जो कहा था कि इन बंदे को माफ़ी मांगनी चाहिए तुमसे, ये सुनकर तो मार्लन की फट जाती है। भाई देख रहे हो कितना ज़्यादा पसीना आ जाता है कि वो कह रहा होता है कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो। तभी जो बुली होता है, यानी कि सभी बुली अपनी एनर्जी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। जो बुली होता है वो एडमंड गोन होता है, ई रैंक का एक फ्लावर वॉरियर। अब हमें पता चलता है कि ये बुली इतना ज़्यादा उछलता क्यों है, मतलब इसका नाम है एडमंड गोन। और ये उछलता क्यों, क्योंकि इसका जो बिग ब्रदर है वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, और ये खुद एक एवरेज गाय होकर सिर्फ अपने भाई के दम पर उछलता है। पीछे से पब्लिक एरिया से मतलब जो बंदे देख रहे होते हैं वे भी हंस रहे होते हैं कि देखो इन दोनों की दोबारा पिटाई होने वाली है। अपना बंदा उनके सामने अभी भी एकदम पत्थर की तरह जम के खड़ा है। मतलब अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा चैट है, उसको पता है कि वो उसकी पावर क्या है। मतलब अपने बंदे ने जो इसका नाम है वो डॉगी रखा हुआ है, तो हम इसे डॉगी बुलाएंगे। तो डॉग है वो आगे बढ़ता है, वो कहता है कि अभी तुमने क्या कहा। अपना बंदा कहता है कि मतलब कहता नहीं है भाई, गाली देता है कि मेरे नज़रों के सामने दोबारा मत आना, और गाली देता है। भाई मैं नहीं देने वाला। ये सुनकर जो डॉग होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो, और उस पर पंच मारने वाला होता है। लेकिन अपना बंदा उसको ईजिली टैकल करके पीछे की तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर पूरी पब्लिक शॉक हो जाती है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, उसने उसके पंच को ब्लॉक कैसे किया। यहाँ तक कि अभी तक वो तो अवेकन भी नहीं है। आखिर क्या हुआ, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और जो डॉग होता है वो कह रहा होता है कि ओह तो तुम कुछ ट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हो तुम्हारी तो। तब अपना बंदा कहता है ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि मुझे परफेक्ट टाइम मिल चुका है अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए। और अपनी बंदा अपनी लाइटिंग असैसिन स्किल को एक्टिवेट करता है, और अपने बंदे की एबिलिटीज़ भी दिखाई जा रही होती है। यहाँ पे स्ट्रेंथ 200 होती है, स्टेमिना 100 होता है, एलिमेंटल 100 होता है, स्पीड 300 होता है, लक 100 और मेंटल भी 100। बाकी सब तुम देख ही रहे हो। इसे देखकर अपने बंदे का जो दोस्त होता है मार्लन, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि तुम अवेकन हो चुके हो। अपना बंदा अपनी लाइटनिंग को अवेकन या कहीं रेडी कर रहा होता है। तभी जो डॉग आता है वो बहुत ज़्यादा रेज मोड में आ जाता है कि तुम भूल चुके हो कि तुम्हारी औकात क्या है, और वो अपने बंदे पर हमला करने वाला होता है। लेकिन अपना बंदा उससे पहले ही उसके पास आते हुए
उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर लुढ़कता हुआ जाता है, जिससे उसके बुली फ्रेंड्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं या कहीं शौक हो जाते हैं कि उसने एक ही पंच में इतनी ज़्यादा दूर उसे कैसे फेंक दिया और वो डॉग को कैसे हरा सकता है। डॉग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है, भाई इन लोगों को यकीन क्यों नहीं होता कि दूसरा बंदा भी इस ताकतवर हो सकता है। डॉग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो एक चीप ट्रिक्स लगा रहा है सिर्फ, और वो अपने बंदों को कहता है कि तुम यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, उस पर हमला करो। लेकिन उसका जो एक बंदा होता है, एक टीममेट होता है, वो कह रहा होता है कि भाई, लेकिन वो अपने बंदे के देखता है कि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लुक में होता है। तभी डॉग और तेज़ी से आगे बढ़ता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, लेकिन अपना बंदा इजीली उसका हाथ पकड़ता है और मोड़ देता है और कहता है कि तुम सबसे बड़े कचरे हो, और उसका हाथ इतनी ज़ोरों से घुमा के फेंक देता है कि उसके कपड़े तकड़े सब फट जाते हैं और वो दीवार में जाकर गिरता है, जिससे वो खूनम खून हो जाता है। मतलब अभी तो अपने बंदे की कुछ भी पाव नहीं लगी है और उसका ये हाल है, जिसे देखकर उसके जो भी टीममेट्स होते हैं, मतलब बुली के टीममेट्स, वो सभी भाग जाते हैं और मार्लोन के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये है कौन, अपने बंदे को ही ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। अब अपने बंदे को पता चल चुका है कि उसकी जितनी भी पिछली लाइटनिंग या कहीं जितनी भी स्किल्स होती हैं वो बेसिक फॉर्म में इस्तेमाल कर पा रहा होता है, और वह देखता है कि मैंने उसे हरा दिया, इसका मतलब मैं ई रैंक से अबव हूँ, ई रैंक से तो ऊपर ही हूँ। लेकिन अपने बंदे को भी पता नहीं है कि एग्जैक्टली वो किस रैंक पर है। लेकिन जो उसके सामने प्रॉब्लम खड़ी होती है वो ये होती है कि उसने अभी भी एक बंदे को हराया है और उसकी एबिलिटीज़ में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। तभी वो अपनी लाइटनिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक डैगर निकाल लेता है, तो इसका मतलब है कि जिसे देखकर सभी बंदे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये करने क्या वाला है। अपना बंदा अपने ही डैगर को उसके गले के सामने लाता है और सोचता है क्या ये सिस्टम पहले जैसे काम करता है। मतलब मुझे लगता है कि मारने से ही इसका एक्सपीरियंस बढ़ने वाला है। अपना बंदा अपना एक्सपीरियंस गैदर करने वाला होता है, मतलब उसे मारने वाला होता है। तभी बीच में एक लड़की आती है कि ये स्कूल प्रॉपर्टी है, क्या तुम्हें सही में नहीं लगता कि इसके लिए ये पनिशमेंट कुछ ज़्यादा हो जाएगी, तुम इसे छोड़ सकते हो। और ये होती है अर्लिंग, मतलब आर्या लिंग, स्टूडेंट काउंसिल की वीपी। आर्या लिंग, मतलब इसका नाम कुछ और लगते हैं, हम इससे आर्या ही बुलाएंगे। वो कहती है कि मुझ पर विश्वास करो, ये बंदे तुम्हें दोबारा हाथ नहीं लगाएंगे। ये बात सुनकर अपना बंदा भी उसे छोड़ देता है। वो सोचता है कि ये बीच में कहाँ से आ गई, और अपना बंदा वैसे भी सोच रहा था कि उसे पूरी तरह ख़त्म नहीं करेगा, सिर्फ उसके अंदर डर फैला देगा। और वो कहता है कि अगर जब तक इनके अंदर डर नहीं फैलाएगा तो तब तक ये दोबारा लोगों को परेशान करते रहेंगे। पीछे से बुली के टीममेट्स भी देख रहे होते हैं और वो तय कर लेते हैं कि उन दोनों को वे कभी परेशान नहीं करेंगे। तभी अपना बंदा मार्लन को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और पीछे जो आर्या होती है वो अपने बंदे को देख के कह रही होती है कि ये वीकेस्ट लूज़र, मतलब इस लड़की का रोल जो नेगेटिव में होने वाला है। अब हमें दिखा जाता है मेंस डॉर्म का सीन, जहाँ पर जो मार्लन होता है वो अपने जो भी रूममेट्स होते हैं उनको बता रहा होता है कि ऐसा एक्चुअल में अवेकन हो चुका है, उसने उन बुले को इस तरफ फेंका, उस तरफ फेंका, उसने ये किया, उसने वो किया। तभी में एक बंदा दिखाया जाता है वेस्टर्न शाओइंग, ई रैंक का न्यूक्लियर वेज। वो पूछता है तो फिर आखिर वो है कहाँ पर। मार्लन बताता है कि मुझे लगता है कि वो जॉगिंग के लिए गया है। वेस्टर्न उस पर चिल्लाता है कि क्या तुम्हें सही में लगता है वो अवेकन हो चुका है तो वो जॉगिंग के लिए जाएगा? आखिर तुमने कभी सुना है कि अवेकन जॉगिंग के लिए जाते हैं? तभी वहाँ पर दूसरा बंदा भी बोलता है कि मार्लन का ब्रेन ख़राब हो चुका है। उसका नाम हमें बताया जाता है कि रिलेन शांग, मतलब अलग दोनों भैया ही हैं। ये भी ए रैंक का फ्लावर चैंटर होता है। और वेस्टर्न उस पर और भी ज़्यादा चिल्लाने लगता है कि इस डोर में जो पावरफुल है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो मैं हूँ। मुझे देखो, सिर्फ मेरे पास वो ताकत है जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। मेरे पास है न्यूक्लियर मेज की पावर। मैं एक न्यूक्लियर मेज हूँ, मुझसे ज़्यादा ताकतवर और कौन हो सकता है? देखो मेरे डोले, मेरे शोले, मैं भी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही। मतलब वो अपनी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रहा होता है। तभी जो रिले होता है वो कह रहा होता है कि ग्रेजुएशन होने से पहले ये लास्ट रैंक असिस्टमेंट होने वाला है, तो देखते हैं आखिर क्या होने वाला है। दूसरी तरफ हमें ई रैंक का ट्रेनिंग डंजन दिखाया जाता है, जहाँ से प्रेसिडेंट काउंसिल निकल रहे होते हैं, मतलब डेली का कोटा पूरा करके वहाँ से निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसका भाई जो डॉग होता है वो वहाँ पर वेट कर रहा होता है। वो बताता है कि आपको, मतलब बड़े भाई, आपको उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। मतलब अपने यास के बारे में पूछ रहा होता है कि उसने मुझे ह्यूमिलेट किया, सबके सामने मेरी बेइज्जती की, उसने आपके चेहरे पर सीधे पंच मारा है। उसका बड़ा भाई कहता है कि ठीक है, मैंने सुन लिया, मैं उसे देख लूँगा। हमें जो प्रेसिडेंट काउंसिल है वहाँ का घर का घर दिखा जाता है, शायद से एक घर ही है जहाँ पर ये दोनों बैठ के भाई बहन डिनर कर रहे होते हैं।
और उसके सामने जो बैठी होती है वो एरिया ही होती है, मतलब ये तीनों बहन भाई हैं भाई। अब वो एरिया उसको शिकायत कर रही होती है, क्या तुम सच में उसके साथ कुछ भी नहीं करने वाले? तभी कोई वो प्रेसिडेंट होता है, वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि वो इतना भी ज़्यादा ताकतवर है, मुझे कुछ अलग ही बंदे चाहिए। वो कह रही होती है कि इस स्कूल में जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और यहाँ पर जो पूरे स्कूल में है वो 10 से भी कम है जो डी रैंक के हों। तो आपको सही में नहीं लगता कि आपको उसके बारे में सोचना चाहिए? यहाँ तक कि किसी को भी चांस नहीं है कि वो आपके साथ टक्कर भी ले सके ऑन ज़ीरो, मतलब ई रैंक के बंदों को, या कहीं डी रैंक के बंदों को तो ये कुछ सोचते नहीं है। डी रैंक ही इसके स्कूल में है तो ये सोचते हैं कि डी रैंक भी चलेगा, बस इसीलिए ये डी रैंक को अपने क्लब में ज्वाइन कराना चाहते हैं। लेकिन ये एक बात भूल रहे हैं कि अपना बंदा भी इसी स्कूल में या कहीं कॉलेज में पढ़ता है, जहाँ पर अपना बंदा अपने पेट पर 100 किलो वजन लेकर 20 किलोमीटर भाग चुका है। अपने बंदे को पता है कि अगर शरीर ताकतवर नहीं होगा तो उसको जो भी पावर मिलेगी अपग्रेडेशन के बाद, अपग्रेड के बाद, वो उन सभी पावर को संभाल नहीं पाएगा। तो जितनी ज़्यादा ताकतवर पावर होगी उसको संभालने के लिए उतना ही ज़्यादा ताकतवर शरीर की भी ज़रूरत पड़ती है। वो याद करता है कि कैसे 2060 में, मतलब 2160 में वो डीमन आ जाता है और पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। इवन मेरी लिटिल सिस्टर, मेरी छोटी बहन, उसने उसे मार दिया। उसने नर्क के दरवाजे खोल दिए और सभी डीमंस को इस दुनिया में आने के लिए रास्ता दिया। तो अपना बंदे का जो पहला टारगेट होता है वो होता है वोर्थ को मारना। वो होता है एक डीमन। वोर्थ ही वो डीमन है जिससे ये सब कुछ शुरू हुआ था। मुझे उसे मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। ये 3 साल, ये सिर्फ 3 साल है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तभी अपने बंदे का फ़ोन बजता है, वो उठाता है और उसके सामने होती है ईरीसी, मतलब उसकी छोटी बहन। उसका कॉल बैक आया होता है क्योंकि अपने बंदे ने उसे कॉल कर करके परेशान कर दिया होता है जब वो क्लास में होती है, और वो कह रही होती है कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, अगर मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट आ गई तो हम अपना रेंट कवर कर लेंगे, हम अपना रेंट चुका पाएंगे। अपने बंदे को कह रही होती है कि क्या वहाँ रेन नहीं हो रही है? हेलो, तुम मुझसे जवाब क्यों नहीं दे रहे? अपना बंदा सोचता है अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे नर्क से गुजर कर मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं सब कुछ बदल दूंगा। और अपनी बहन को जवाब देता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, सोच रहा था कि तुम्हें सुने हुए इतना ज़्यादा समय हो चुका है। उसकी बहन उस पर और भी ज़्यादा चिल्ला रही होती है। उसकी बहन बता रही होती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, अभी तो 2 दिन पहले ही हमने बात की थी, और हाँ, अगर ये कंपटीशन ख़त्म हो गया और मैं जीत गई तो बस फिर तो काम हो जाएगा। मतलब वो कह रही होती है कि उसके लिए गुड न्यूज़ का इंतज़ार करें। अब अपने बंदे को एक मोटिवेशन मिल चुका है कि वो समय में वापस आ चुका है तो वो सब कुछ बदल देगा। और बंदा डिसाइड करता है कि वो 3 चक्कर और मारेगा। अपना बंदा, क्या बात है, क्योंकि अपने बंदे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। अब अपना बंदा 10 घंटे की ट्रेनिंग करने के बाद अपने डोर में वापस आ जाता है। वो सोचता है कि ये बहुत ही बात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा यंग है, मैं इसके साथ यूज टू हो पा रहा हूँ। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं लेवल अप कैसे करूँ। मुझे लगता है कि देखो, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि गेट खुल चुके हैं, लेकिन जो असली दिक्कत है वो डीमन वॉर आने वाला है, वो असली दिक्कत पैदा करेगा, जिसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूमंस की तबाही शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए अपना बंदा अब इसे तैयार कर रहा है। अभी के लिए गेट ओपन हो चुके हैं, लेकिन वे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। अपना बंदा सोचता है कि जो लेवल अप करने का तरीका है वो सिर्फ डंजन्स में डीमन को मारने के लिए बाद ही लेवल अप किया जा सकता है। लेकिन जो गेट हैं उनको गिल्ड्स ने एक्यूपाई कर चुका है, सिर्फ उनमें वही जा सकते हैं, या तो फिर अमीर हैं या फिर पावरफुल हैं। अपने बंदे को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो आखिर अपना लेवल अप कैसे करे, और वो एक बार और सोचता है कि आखिर ये ग्लटनी पावर है क्या चीज़। तभी हमें सिस्टम से दिखाया जाता है कि उसकी जो एनालाइजिंग है वो पूरी होने वाली होती है और कंप्लीट हो जाती है। अपना बंदा कहीं गिरता हुआ दिखाया जा रहा होता है और दिखाया जाता है कि ग्लटनी पावर ऑनलाइन हो चुकी है। अपना बंदा ज़मीन पर आके गिरता है और देखता है कि आखिर वो है कहाँ पर, मैं तो सो रखा था ना, और आखिर ये क्या प्लेस है। अपने बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ये टावर, ये मॉन्स्टर, ये क्या चीज़ है। और हमें दिखाया जाता है वे डूम हाउल होते हैं ई रैंक के क्लाउड वॉरियर। अपना बंदा किसी से डरता तो है नहीं, तो अपनी लाइटनिंग एबिलिटी को एक्टिवेट करता है और सोचता है कि क्या मैं किसी डंजन के अंदर आ चुका हूँ। अपने बंदे को कुछ तो समझ में आ रहा नहीं होता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल क्या रहा है, लेकिन अपने बंदे की चीज़
ज़रूर समझ में आ रही होती है कि वो इन बंदों को तो संभाल ही सकता है। वे सभी मॉन्स्टर अपने बंदे को अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन इससे पहले तो अपना बंदा उन सबको चीरते हुए निकल जाता है और अपने बंदे को कुछ तो भी मिल रहा होता है, डोम फैंग, जिसको वो और भी ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा होता है। एक एक करके सभी को मारते हुए अपने डोम फैंग बढ़ाता जा रहा है। अपने बंदे के साथ ये ई रैंक के जो मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होते हैं अपने बंदे के लिए, और सोच रहा है कि ये बिल्कुल ही रियल फील हो रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो ड्रीम में है। और अपने बंदे की एक्सपी भी दबादब बढ़ रही होती है। उसका लेवल अप हो जाता है, वो लेवल 2 पर पहुंच जाता है और सोचता है कि क्या ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैंने सच में अपना लेवल अप कर लिया है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और जो भी मेंटल हेल्थ होती है, उसकी भी 5-5 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। और अब जो हमें दिखाया जाता है वो अब हमें दिखाया जाता है उस डोम का या कहीं उस डेंजर का मॉन्स्टर बॉस, जो कि होता है किंग डोम होल, ई रैंक का क्लाउड वॉरियर। अपने बंदे के पीछे आता है और अपना बंदा इजीली उसके चेहरे से निकालते हुए उसकी गर्दन को अपना बंदा अपनी स्लैशिंग की मदद से उसको 2-3-4 कई टुकड़ों में काट देता है, जिससे अपने बंदे का लेवल अप हो जाता है। अब अपना बंदा लेवल 3 पर है और उसको कुछ आइटम्स भी मिली होती हैं, जिसके बारे में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपना बंदा बेच देगा या उसका इस्तेमाल करेगा। और अपने बंदे को पता चल चुका है कि मॉन्स्टर बॉस जो है वो ज़्यादा एक्सपीरियंस देता है मॉन्स्टर के अलावा। अपने बंदे के 5 पॉइंट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अपना बंदा अब 3 लेवल पर है। तभी वो देखता है कि जो भी उसने बॉस को हराया है उसके ऊपर एक टाइटल आ रहा होता है कि कैन बी डिवोल्व, मतलब उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, डिवोल्व किया जा सकता है। अपने बंदे को ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगता है। तभी वो अपना हाथ घुमाता है और उसे डिवोल्व करने के लिए आगे बढ़ाता है। वो जैसे उसको डिवोल्व करने वाला होता है कि उसके साथ वो कंप्लीट हो जाता है और उसके सामने आ जाता है उसका कार्ड। अपने बंदे को यकीन नहीं होता है कि उसने उस मॉन्स्टर को एक कार्ड के रूप में एक्टिवेट कर लिया है या कहीं डिपावर कर लिया है। तभी उसे कुछ तो भी हिट करता है। उसे याद आता है ये पावर तो बिल्कुल उस जैसी है। हमें ये दिखाया जाता है कि वो पावर वही होती है जो हमें शुरू की स्क्रीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर अपने बंदे की पावर को वो बंदा या कहीं डिमॉन्स्टर डिवार कर रहा होता है। वो किंग वेरलोन की पावर होती है। और अब अपने बंदे को पता चल जाता है कि ये जो ग्लटनी पावर है ये डीमन किंग से बिलोंग करती है, लेकिन अपने बंदे ने उस डीमन किंग से ये पावर चुरा ली है या कहें उसका जो रिकार्नेशन हुआ है इसके साथ साथ उसे ये पावर भी मिली है। जो लोग होते हैं उनको सिर्फ एक ही पावर मिलती है अपनी पूरी ज़िंदगी में, जो उनकी सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। लेकिन अपने बंदे के पास अब 2 पावर एक्टिवेट हैं। लेकिन अपने बंदे को एक चीज़ हिट करती है कि लेकिन एक्चुअली में अनलिमिटेड पावर एक्टिवेट कर सकता है, यानी कि उसके पास पावर्स की भरमार होने वाली है। लेकिन अभी भी उसको पता नहीं चल पा रहा होता है कि तो फिर ये इस टावर का काम क्या है। लेकिन तभी अपने बंदे को बहुत ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा होता है कि ये इतना ज़्यादा प्रेशर किसका है। उसके सामने एक डीमन आता है और वो कहता है कि काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था ऐश। अपना बंदा अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से जंप मारता है और वहाँ से दूर जाता है। और हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा रैंक सिस्टम है, मतलब ई से एस तक, जो कि हमें पता है। अपना बंदा एटलीस्ट मतलब जो भी अपना बंदा सोच रहा है कि अपने बंदे को लगता है कि वो डी रैंक पर है और उसके सामने जो डीमन है वो एस रैंक का है, मतलब बीच में गैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। उसको लगता है कि आखिर मुझे डायरेक्टली एस रैंक से कैसे टकरा देगा और मैं इसका सामने कैसे करूँगा, और आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहा है और इसे अपने बंदे का नाम कैसे पता। तभी वो डीमन अपनी तलवार उठाता है और अपने बंदे पर हमला कर देता है, जो अपने बंदे को हिट भी कर जाती है। और इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा देर तक लड़ाई चलती है। ये काफ़ी ज़्यादा बार एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पाता है। लेकिन अपने बंदे के साथ वो जैसे खेल रहा हो, वो एक टॉय की तरह उसे बार बार नोक करता है और छोड़ देता है। वो कहता है कि मतलब डीमन कहता है कि अपने बंदे से कि मेरा ऑफर मान लो और यहाँ पर इस टावर का गार्ड बन जाओ। लेकिन अपने बंदे के मन में कुछ और ही चल रहा होता है कि सच में ये चाहता है कि मैं सरेंडर कर दूँ। वो उस पर बार बार प्रेशर बना रहा होता है कि तुम्हें सच में इससे गार्ड कर लेना चाहिए, तुम्हें मेरे ऑफर के बारे में एक बार फिर सोचना चाहिए। लेकिन अपना बंदा कह रहा होता है कि तुम सच में चाहते हो कि मैं इस नर्क जैसी गंदी दुनिया में रहूं। तभी उसके कंधे पर एक श्लेष आकर लगता है जो डीमन ने मारा होता है। वो कहता है कि तुम्हें समय लगता है कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं तुम्हें बस इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम ही वो एक बंदे हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो, इसीलिए। अब डीमन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका है। वो कहता है कि मैं तुम्हें फाइनल बार ऑफर दे रहा हूँ,
तुम यहाँ रहकर इस जगह की गार्ड करो, मतलब रक्षा करो, वरना। लेकिन अपने बंदे का वही आंसर होता है कि नहीं, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अपना बंदा भी अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए फिर से अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करता है, जिससे डेमन भी अपनी जो भी स्टोन अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस पर स्टोन्स की बारिश कर देता है। अपना बंदा उनका इस्तेमाल करते हुए डेमन तक पहुंचने वाला होता है। अपना बंदा एक चीज़ फिगर आउट करता है कि उसके हमले में 0.4 सेकेंड का अंतर होता है, गैप होता है। भाई इतना ज़्यादा कम गैप भी अपने बंदे ने फिगर आउट कर लिया, जो कि एक मतलब डेमन विंड पावर एक्टिवेट कर वो उसकी स्पीड बढ़ा देता है, लेकिन उसमें भी 0.4% का गैप होता है। उसके रिस्ट घुमा देता है। वो अपने बंदे पर हमला करता है, लेकिन अपने बंदे के पास लाइटिंग एबिलिटी है, तो वो बच जाता है। अपना बंदा डैगर निकालता है और कहता है कि 0.4 सेकंड के बीच मैं 0.2 सेकंड में ही उस पर हमला कर दूंगा। और वो चांस देखकर उस डीमन पे सीने के आर पार अपना डैगर घुसा देता है और सोचता है कि ये ही परफेक्ट समय था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। लेकिन दोनों के बीच में इतना ज़्यादा गैप होता है, डी रैंक और एस रैंक, तो अपना बंदा उसको हरा नहीं पाता। मतलब जान से तो नहीं मार सकता, लेकिन उसके पास कुछ समय मिल जाता है कि वो वहाँ से भाग सके। वो जब लड़ रहा था उसके पास समय था, वो ढूंढ रहा था एक गेट को जिससे वो वहाँ से बाहर निकल सके। उसे एक लाइटनिंग दिखती है, वो अब उसी लाइटनिंग के पास जाता है कि मुझे बस ये आखिरी मौका चाहिए था, बस मुझे यहाँ से निकलना है। तभी वो उस गेट लाइटिंग को छूने वाला होता है, तभी वो डिसअपीयर हो जाती है। वो सोचता है आखिर लाइटनिंग कहाँ गई, तब उसके पीछे से वही डीमन कहता है, कितना ज़्यादा बुरी बात है, जिसको तुम यहाँ से बाहर निकलने का गेट समझ रहे थे, वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था। एक्चुअली में यहाँ पर कोई गेट है ही नहीं, तुम एक डंजन में हो। तुमने मेरे अटैक के बीच में जो गैप ढूंढा, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव था। वो अपने बंदे की ये ज़्यादा चाली के देखकर, इतनी ज़्यादा बुद्धिमानी या इंटेलिजेंट देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि तुम इतने ज़्यादा शांत रहे इतने ज़्यादा केओटिक माहौल में भी, और अपने आप को सभी चीज़ों के लिए तैयार किया, गेट ढूंढा, मेरे हमले से बचे। एक्चुअली में तुम वो हो जो इस दुनिया के लिए होप बन सकते हो। अब हमें उसका असली रूप दिखा जाता है, जो कि होता है इन्फर्नल राक्षस एस रैंक का स्टीलर वॉरियर। तभी अपना बंदा इसे देख काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि ये फॉर्म तो मैंने पहले भी देखी है, ये फॉर्म तो डीमन किंग वेलरून की है। और उसे याद आता है कि पिछली ज़िंदगी में वॉरलून ने अपने वो कई सारे रूप बदले थे, कहीं क्रिस्टल डीमन में, कहीं किसी में, कहीं एक दूसरे राक्षस में। उसने एक पता नहीं कितने अनगिनत रूप बदले थे, उनमें से एक रूप इसी डीमन का था। और इन सब रूप का कारण जो था वो थी ग्लटनी पावर, जो कि अब अपने बंदे के पास है। इसका मतलब है कि इसने यानी कि वॉरलून ने इस बंदे को डिवावर कर लिया था, जबकि अपने बंदे के अंदर ही वो ग्लटनी पावर है जो वॉरलून डीमन के पास थी। अब अपने बंदे को लगता है कि वो अपनी बॉडी के अंदर ही है। वो डीमन कहता है कि तुम मेरे प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो, तुम कितने ज़्यादा स्मार्ट हो, तुमने अभी तक इतना सब कुछ अर्न किया है। अपना बंदा सोचता है क्या मैंने क्या अर्न किया है, जब डीमन उसे एक की देता है अपने पीछे जो खड़े टावर उसकी। वो कहता है कि ये की है डेड स्पेयर की, ये की उस डीमन की है जहाँ पर तुम्हें सबसे ताकतवर पावर मिल सकती है, जो कि इस टावर के अंदर रहता है। तुम ये की लो और इन डीमन को हराओ और डिवार करो और सबसे ताकतवर बन जाओ। वो की अपने बंदे को पास ऑन कर देता है और कहता है कि आखिर ये की है किस बात की और तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। वो डीमन बताता है कि डीमंस के अंदर भी राइट रॉन्ग की फीलिंग होती है। वो डीमन उसने अपनी लालसा में आकर अपने लिए मेरी पूरी फैमिली, मेरी पूरी जनरेशन को ख़त्म कर दिया। बस मुझे उससे रिवेंज लेना था और मैं अब समझ चुका हूँ कि तुम ही वो मेरी आखिरी होप हो जिससे मैं अपना बदला ले सकूँगा। अपना बंदा उससे पूछता आखिर तुम किस बात के बारे में बात कर रहे हो। डीमन बताता है कि उसी के बारे में जिसके बारे में तुम ढूंढ रहे हो। अब तुम्हारा आंसर वही देगा जो इस डेड स्पिरिट के अंदर होगा। जाओ और ढूंढो और उसे ख़त्म कर दो और अपने आप को ताकतवर कर लो और अपने आप को पावरफुल बनाओ। अब तुम मेरी पावर ले सकते हो। एमसी पूछता है क्या मतलब है तुम्हारी पावर। वो बताता है कि अब मैं तुम्हें अपनी पावर दूंगा और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। तुम्हें इन गेट्स में जाकर सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना होगा। और वो बताता है कि तुम्हें सबको ख़त्म करके, सभी डीमंस को ख़त्म करके उनको डिवावर करना पड़ेगा। तभी वो अपनी पावर अपने बंदे को ट्रांसफ़र कर देता है, या कहीं अपना बंदा उस डीमन की पावर डिवावर कर लेता है, जिससे अपने बंदे का डायरेक्ट लेवल 10 हो जाता है। अब अपने बंदे को एक स्वॉर्ड मिली होती है और अपना बंदा डीमन को वादा करता है कि वो उसकी लेगेसी कैरी ऑन करेगा। उसके पास डीमन का कार्ड आ जाता है
अब अपने बंदे की आंख खुलती है अपने डोर में। वो सुबह होते हुए जाग देता है और देखता है कि सभी अपनी यूनिफॉर्म पहन रहे होते हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है उनकी स्किल एबिलिटीज़ को चेक करने का। लेकिन तभी अपना बंदा देखता है कि उसके जो भी घाव होते हैं वो सभी भर चुके हैं क्योंकि वो एक ड्रीम में था, वो एक सपने में था। लेकिन वो देख के शौक है कि उसके पास अभी भी सभी कार्ड होते हैं और वो एक ही रात में लेवल 10 पर पहुंच चुका है। तभी अपने बंदे के पास वेस्टर्न आता है। वो कहता है कि ओह, मैंने सुना है कि तुम एक ही रात में इतनी ज़्यादा ताकतवर हो चुके हो कि अपने बुली को भी हरा चुके हो। चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास कौन सी ताकत है, क्योंकि जो रैंक असिस्टमेंट है वो कभी भी शुरू हो सकता है। देखते हैं आखिर तुम में क्या पावर है। अब दूसरी तरफ जहाँ पर सभी तैयार हो चुके हैं अपने रैंक असिस्टमेंट के लिए, सभी लोग असिस्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। और जो अपना वेस्टर्न होता है वो तो ओवर कॉन्फिडेंट होता है कि मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल निकलूंगा। तभी मार्लोन भी अपने बंदे को कहता है कि तुम अपनी पूरी ज़्यादा ताकत लगा देना और डी रैंक तो लेकर ही आना। अपना बंदा सोचता है क्या बस डी रैंक। सभी बंदे यानी कि अपने बंदे की टीम अब वहाँ पर असिस्टमेंट पार्क में या कहीं ग्राउंड में पहुँच जाती हैं जहाँ पर टेस्टिंग होने वाली है। तभी उनके पीछे से वही गूंस, अपने डॉग के गूंस आते रहते हैं टीममेट्स। वो देखकर वो अपने बंदे के टीममेट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं कि क्या ये इस तरफ आ रहे हैं। तभी वो अपने बंदे को भी देख लेते हैं और बाकी उसके जो डॉग के गुण होते हैं वही डर जाते हैं। जो डॉग के गुन्स होते हैं वो अपने बंदे के सामने बाव करते हैं यानी कि उसे नमस्ते करते हैं, जिसे देखकर मार्लो मतलब जो एस्टन और रिले होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि क्या सच में क्या मार्लो सच कह रहा था। तभी अपना बंदा उनसे कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से निकल जाता है। तभी उसके सामने यानी कि अपने बंदे के सामने एक बंदा आता है जिसका नाम होता है हेलोवे क्वेंग, स्टूडेंट काउंसिल का ऑफिसर। हेलोवे क्वेंग, वाओ व्हाट अ नेम। फिर हम उसे क्वेंग कहेंगे। वो कहता है कि देखो तो मैंने क्या सुना है कि किसी ने डॉग के साथ एक फ़ाइट ले लिया है। और वो सीरियस टोन में कहता है कि क्या तुम्हें सच में पता है ना कि वो स्टूडेंट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट का छोटा भाई है। पीछे से अपने बंदे की टीम भी देख रही होती है कि वो तो हेलो है। वो बताते हैं कि ये तो एक लेजेंड डी रैंक का पावर हाउस है, मतलब लगता है इस बंदे में काफ़ी ज़्यादा पावर है। लेकिन जो हेलोवे होता है वो अपने एमसी के पास आता है। वो कहता है कि मेरी नाक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मैं किलोमीटर से किसी की भी पावर सेंस कर सकता हूँ। लेकिन अपने बंदे के बहुत ही ज़्यादा करीब आते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारे से एक ऐसी बदबू आ रही है जिसे तुम कभी भी ई लेवल तक भी नहीं पहुँच पाओगे। तुम में से एक ऐसी बदबू आ रही है जिसे तुम पावर कह भी नहीं सकते, तुम एक ई लेवल के लायक भी नहीं हो। लेकिन अपना बंदा बहुत ही ज़्यादा काम टोन में कहता है कि तुम क्या एक डॉग हो जो इस तरह किसी की भी पावर सूंघ सकते हो। वो बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिर तुमने कहा भी। जो हेलोवे होता है वो अपने बंदे को मारने वाला होता है, लेकिन पीछे से प्रेसिडेंट आ जाता है। वो रोक देता है कि रुको ज़रा, उसमें उसकी क्या गलती है, मैंने इसकी जांच की। अब जबकि डॉग की ही गलती थी तो उसमें ये क्या करता। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसे उसका परिणाम भी भोगना पड़ेगा। अब जो प्रेसिडेंट है और अपना बंदा दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टक्कर आ चुकी है। तभी जो रैंक असेसमेंट होता है वो शुरू हो जाता है और टीचर कहते हैं कि जल्दी से सब लोग एक साथ गैदर हो जाओ और जब जिसका नाम बुलाया जाए वो एक एक करके आएगा। तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो वहाँ से निकल रहा होता है कि जल्दी से प्रिपेयर हो जाओ, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। और मन में चल रहा होता है कि ये लड़का आसान नहीं लगता। तभी जो ऊपर से उसी की बहन देख रही होती है जहाँ पर वो किसी के साथ होती है। वो कह रहा होता है कि जबकि रैंक असेसमेंट स्टार्ट होने वाला है तो क्या तुम्हें कोई इंटरेस्टिंग बंदा दिख रहा है क्या। तभी वो लड़की कहती है क्या इंटरेस्टिंग, हाँ मुझे तो देखने में काफ़ी ज़्यादा फन होगा कि कोई तो इंटरेस्टिंग बंदा मिल ही जाए। अब हमें 1 घंटे बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर एक एक करके सभी ला रहे होते हैं, लेकिन अब अपने बंदे का दोस्त का जो वेस्टर्न सिंह है उसका नंबर आ जाता है। सब लोग उसकी ही वाह कर रहे होते हैं कि तुम कर सकते हो। अब वेस्टर्न जिसके सामने वो गेट होता है जिसमें रैंक असिस्टमेंट होने वाला है उसके अंदर जाता है। अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पर रैंक असिस्टमेंट एक एक कर होता है जहाँ पर ये डंजन है और ये जो सामने होता है ये एक डीमन आर्ट है जो किसी भी बंदे की पावर लेकर उसकी रैंक को मेजर करता है। क्या कहें, जब बंदा अपनी पूरी पावर दिखाता है तो ये उस हिसाब से उसको रैंक देता है। अब वेस्टर्न होता है वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसको डिस्ट्रॉय करने में, तो अब जो डीमन हार्ट होता है वो उसकी रैंक दिखा देता है, जो कि हमें बाहर पता चलता है उसकी रैंक होती है ई मिड-टियर, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है वहाँ के टीचर्स के हिसाब से। तभी जो हमें पोटेंशियल रैंक दिखाई जा रही होती है, पोटेंशियल रैंक वहाँ तक है जहाँ तक बंदा जिसकी पावर जहाँ तक हाईएस्ट पहुँच सकती है वो पोटेंशियल पावर होती है।
लेकिन जो वेस्टर्न होता है वो अपनी रैंक से काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होता है। तभी वहाँ पर रिले और मार्लिन भी आते हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, हम तो सभी एक ही बोर्ड के हैं। तब हमें दिखाया जाता है कि रिले के कितने रैंक है, उसकी रैंक भी ई है और पोटेंशियल सी है। मार्लिन के भी रैंक ई है, पोटेंशियल सी है। ऐसे ही वेस्टर्न की भी रैंक ई है और पोटेंशियल सी होती है। और मार्लिन कह रहा होता है कि अभी तक एक भी बंदा नहीं आया है जिसकी डी से ऊपर भी गई हो रैंक। तभी अनाउंसमेंट होती है कि असाइनमेंट सक्सेसफुल, और एक बंदा आता है जिसकी बेसिक टीयर होती है डी रैंक और उसकी पोटेंशियल होती है बी रैंक, जिसे सुनकर तीनों के तीनों बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। एक्चुअली में वो एक लड़की होती है। अब जो वो हेलो डे होता है उसकी बी रैंक अचीवमेंट हो जाती है, जिसकी रैंक आई होती है डी रैंक और पोटेंशियल होता है ए रैंक का। ये सुनकर अपने बंदे के तो सारे दोस्त मत्था फोड़ने लगते हैं कि इस बंदे की इतनी ज़्यादा रैंक कैसे आ सकती है। खैर, तभी जो रैंक अचीवमेंट वाले टीचर्स होते हैं वे कह रहे होते हैं कि इस साल डी रैंक के बहुत ही सारे बच्चे हैं, लेकिन जिनके इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है फिर भी इतनी ज़्यादा हायर रैंक ले पा रहे हैं। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। इस साल काफ़ी ज़्यादा अच्छे बच्चे आए हैं। तभी जो टाइम आ जाता है अपने प्रेसिडेंट का, देखते हैं प्रेसिडेंट की क्या रैंक आने वाली है। एक्चुअली में प्रेसिडेंट का जो नाम होता है वो कोल गोंग होता है। खैर, मैं प्रेसिडेंट ही कहूँगा। जब सब तैयार हो जाते हैं कि आखिर स्कूल काउंसिल प्रेसिडेंट की क्या आने वाली है रैंक, सब लोग एकदम होशियार हो जाते हैं। वहीं अपना बंदा भी भीड़ में से उसे देख रहा होता है। तभी जो प्रेसिडेंट है वो अंदर जाता है और टेस्टिंग शुरू होती है। अंदर डीमन हार्ट को वो छूता है, वो अपनी पावर अनलीश करता है और प्रेसिडेंट ने अपनी पावर सारी की सारी पावर बचा के रखी थी सिर्फ इसी दिन के लिए, इसीलिए वो किसी भी पावर का यूज़ नहीं कर रहा था। अब वो सोचता है कि ये स्कूल रिकॉर्ड्स को तोड़ देगा। हमें बाहर पता चलता है कि उसकी जो रैंक आती है वो डी होती है और पोटेंशियल एस होता है। ये देखकर सभी लोग चिल्ला उठते हैं, सब लोग के शौक हो जाते हैं कि क्या एस रैंक, ये तो काफ़ी ज़्यादा न्यू रिकॉर्ड है। और जो प्रेसिडेंट के चमचे होते हैं वे बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि ये तो नया रिकॉर्ड है, ये क्या बात है, हमारे प्रेसिडेंट सबसे अच्छे हैं। और जो अपने बंदे के दोस्त होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा शौक में होते हैं कि हमारा स्कूल एस रैंक प्रोड्यूस कर रहा है। टीचर भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं कि क्या डी रैंक और पोटेंशियल एस रैंक, जल्दी से कमांड को रिपोर्ट करो इसके बारे में। हालांकि ये एस रैंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है और ये नेशनल लेवल तक जा सकता है। प्लस ये तो हमारे इम्पेरियल गिल्ड प्रेसिडेंट का बेटा भी है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। अब फाइनली डिक्लेयर हो जाता है कि अपने प्रेसिडेंट की जो रैंक होती है वो डी रैंक होती है, पोटेंशियल एस रैंक होता है। वहीं ऊपर से वही बंदा जिसका हमें भी बताया नहीं गया है कि वो आदमी कौन है, वो पूछ रहा होता है कि इस साल की जो असाइनमेंट है वो तो लाइक एक गोल्ड माइन की तरह है, हमने अभी तक एस रैंक तक माइन कर लिया है। तुम्हें दिख रहा है ना कि कोल में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। ओह, तो तुम इसीलिए मुझे परेशान लग रही थी कि तुम यही पावर देखना चाहती थी। और हमें अब बताया जाता है कि वे 7 यून है, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल अवेकनिंग यूनिवर्सिटी। वो कहती है कि नहीं, मैं उसके लिए नहीं आई हूँ, मैं तो आई हूँ किसी और के लिए। वो बताती है अपने बंदे की तरफ इशारा करते हुए कि मैं उसके बारे में देखना चाहती हूँ कि वो क्या करके दिखाता है। तभी अपने बंदे का नाम बुलाया जाता है कि नेक्स्ट है एस शी। तभी जो होलोवे होता है वो अपने बंदे को बारिश आता है, वो कहता है कि बच्चे मुझे निराश मत करना, और उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहता है कि ये तो मुझे बिल्कुल भी मत कहना कि जब से तुम अंदर जाओगे और तुम ई रैंक के साथ आओ, क्योंकि तुम्हारी पूरी की पूरी टीम फिर ई कचरे से भर जाएगी और तुम इस स्कूल का नाम डुबा दोगे। तुम समझ रहे हो ना? तो अपनी ग्रेजुएशन तो अच्छे से करना, समझ गए ना? और जो अपने बंदे के दोस्त होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा निराश होते हैं, लेकिन जो मार्लिन होता है वो कहता है कि तुम बस देखते रहो कि अपना बंदा क्या करके दिखाता है और अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर देना। अब अपना बंदा असिस्टेंट गेट में अंदर जाता है। अंदर अपने बंदे को दिखता है डीमन हार्ट। अपना बंदा अब उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। अपना बंदा अपनी पावर जांचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और हमें कुछ चीज़ों को बताया जाता है, जैसे कि इस एग्ज़ाम का आखिर मतलब क्या है, आखिर इस एग्ज़ाम का आखिर उद्देश्य है ही क्या। हमें बताया जाता है कि यही एक आखिरी रास्ता होता है जब अपनी शक्तियों को आप सबके सामने दिखा सकते हो और अपनी शक्ति को आजमा सकते हो। यह आपका पोटेंशियल डिसाइड करता है। लाइक आपको 10 लोगों के बीच में आपको अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ती है और आप 10 लोगों की टीम बनाते हो। उसके बाद आप हर मेंबर को इस तरह चुन सकते हो कि आपकी टीम ही आपकी स्वॉर्ड
आपकी स्क्वाड ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हो और आपको सबसे बड़ी टॉप 10 गिल्ड में से चुन लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बड़े से बढ़िया पावर वाले बंदों को ढूंढना पड़ता है। इसी से तुम्हारी ग्रेजुएशन कॉम्बैट स्क्वाड बनती है। जो ऐसी सबसे ताकतवर टीम बनाने में कामयाब हो जाता है वो जीत जाता है, और जो नहीं बना पाता वो उसे किनारे कर दिया जाता है और वो पावरलेस माने जाते हैं। तभी मार्लिन सोचता है कि ऐश को गए हुए कितने ज़्यादा समय हो चुका है, आखिर वो कर क्यों नहीं रहा। भीड़ कहती है देखो वहाँ तो कुछ नॉइस भी नहीं हो रही है, क्या बात है, ये लगता है ई रैंक से भी गया गुजरा है। भीड़ काफ़ी ज़्यादा हंस रही होती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जो हेलोवे होता है वो कहता है कि बॉस जबकि हमारी स्क्वाड बन चुकी है तो हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वैसे भी उस बंदे का तो कुछ होने वाला ही नहीं है, वो बिल्कुल ही गार्बेज है, तो तुम्हें वेट करने की आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी जो प्रेसिडेंट होता है वो भी समझ जाता है, ठीक है तुम वहाँ से निकलते हैं, अपनी स्क्वाड को इकट्ठा करो। तभी कुछ हलचल होती है और हमें अपने बंदे की रैंक दिखाई जाती है, वो होती है डी, जिसे देखकर अपने बंदे शॉक हो जाते हैं कि क्या बात है, हमारी स्क्वाड में भी अब एक डी रैंक का बंदा है। जिसे हेलोवे भी देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्या एक डी रैंक, ये तो काफ़ी ज़्यादा हाई टियर का है। तभी अपना बंदा हमें अंदर की सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपने बंदे ने अपनी बेसिक पावर ही दिखाई होती है। अपना बंदा अब अपनी क्लास स्विच करता है किंग डॉर्महॉल ने, यानी कि उस डेमन में। तभी वो दोबारा क्लास को रीअसाइन करता है और उसकी क्लास रैंक आती है सी, जिसे देखकर अपने बंदे और भी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, क्या क्लास सी। और जो प्रेसिडेंट होता है और जो हेलोवे होते हैं वे भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगते हैं कि ये सिस्टम बेकार हो चुका है, क्या ये टूट चुका है। और टीचर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि ये रैंक बार बार चेंज क्यों हो रही है। लेकिन अंदर अपना बंदा अब अपना फाइनल कार्ड निकालता है, क्लास स्विच करता है इनफर्नल राक्षस में, जो लेवल 10 का होता है, जो अपने बंदे का सबसे ज़्यादा अब तक का पावरफुल कार्ड है। अब अपना बंदा उस पर अपनी पावर रिलीज़ करता है, मतलब अभी तो अपने के बंदे के पास सिर्फ लेवल 10 का कार्ड है, आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। तभी जैसे ही अपना बंदा उस पावर को रिलीज़ करता है आसमान में बवंडर छाने लगता है, जिसे स्टूडेंट्स भी देख रहे होते हैं और परेशान लग रहे होते हैं। और अपने बंदे की टीम्स उसको सोचती है कि क्या बात है, क्या कोई डिवाइन धरती पर उतरने वाला है। तभी जो रैंक है वो दोबारा आशीष होने लगता है, चेंज होने लगता है और पोटेंशियल बदलता है एस रैंक, जिसे देखकर फिर से टीचर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और शौक हो जाते हैं, क्या एक और अनदर एस रैंक पोटेंशियल वाला लड़का। प्रेसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा शौक में लगता है, लेकिन रुको ज़रा, वो दोबारा चेंज होने लगता है। फिर आता है पोटेंशियल डबल रैंक, लेकिन फिर से चेंज होता है पोटेंशियल ट्रिपल एस रैंक, जिसे देखकर तो टीचर और हेलोवे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं, उनके तोते उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि पूरा का पूरा सिस्टम तहस नहस हो जाता है। टीचर जल्दी से भाग के अंदर जाते हैं कि आखिर डीमन हार्ट को क्या हुआ, क्या वो ओवरलोड हो गया, हमें जल्दी से उसे रोकना पड़ेगा, क्या पता स्टूडेंट्स को कुछ हो जाए। लेकिन जैसे ही वे अंदर आते हैं वे देखते हैं डीमन हार्ट लगभग मर चुका है और अपना बंदा वहाँ से कैजुअली बाहर निकल जाता है। लेकिन अब हमें सरप्राइज मिलता है कि क्योंकि अपने बंदे ने डीमन हार्ट को भी डिवावर कर लिया है। अपना बंदा बाहर आता है और अपनी लेग से डीमन हार्ट की एक्टिवेट करता है स्किल, जिससे अपना बंदा हर बंदे की स्किल देख सकता है कि वो अपने पोटेंशियल के किस रैंक पर है। तब अपने बंदे की नज़र आती है प्रेसिडेंट पर, जहाँ पर प्रेसिडेंट की रैंक होती है करंट रैंक सी, जबकि हमें रैंक असेसमेंट में दिखाया गया था कि अपने प्रेसिडेंट की तो रैंक डी है, मतलब ये अपनी रैंक छुपाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है। लेकिन अपने बंदे को कुछ भी ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगती क्योंकि वो अभी भी सी रैंक पर ही है। तभी टीचर बाहर आते हैं, कुछ अनाउंसमेंट करते हैं कि डीमन हार्ट ओवरलोड हो चुका है और कुछ सिस्टम में एरर हो चुका है, तो जो भी बच्चे रह चुके हैं उनका असेसमेंट कल होगा। अपने बंदे जाते हैं अपने बंदे के पीछे भागते हुए कि क्या बात है तुम्हारा पोटेंशियल, क्या बात है, तुम तो हमारे किलर में तुम तो बहुत ही ज़्यादा जीनियस निकले। तभी उनकी खुशियों को तबाह करते हुए हेलोवे आ जाता है। वो कहता है कि हाँ एक लूज़र को सी रैंक मिल चुका है और एस रैंक पोटेंशियल, हाँ तुमने सिस्टम ही ख़राब कर दिया। ऐसा लगता है कि सिस्टम में कुछ एरर था और अब तुम यहाँ से भाग रहे हो सिस्टम को बेकार करने के बाद, डीमन हार्ट को पूरा डैमेज करने के बाद। अब तुम्हारी वजह से जिन स्टूडेंट्स का असेसमेंट नहीं हुआ है वो कल आएंगे। अब तुम्हारी वजह से जो स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हुआ है उसका क्या तुम रिस्पॉन्स उसका दे सकते हो। तभी अपना बंदा जो अपनी लाइटनिंग स्किल एक्टिवेट करता है और सोचता है ये बंदा
क्या इस बंदे को मैं अभी सबक सिखाऊं। लेकिन तभी प्रेसिडेंट पीछे से आ जाता है कि हेलो वे, वहीं पर रुक जाओ, तुम हमारे टीममेट्स का इस तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। तभी प्रेसिडेंट आगे बढ़ता है और हेलो वे कहता है क्या टीममेट। तभी प्रेसिडेंट उसको एक ऑफर देता है, तुम हमारी स्क्वाड ज्वाइन करो और ग्रेजुएशन कॉम्बैट एग्जाम दो, हम दोनों मिलकर सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ सकते हैं, क्या कहते हो ऐश। पीछे से हेलोवे सोच रहा होता है कि अगर इसी बंदे ने हमारी स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया तो हमें अपनी टीम में से किसी को निकालना पड़ेगा। आखिर मैं अपने टीममेट्स को क्या जवाब दूंगा, क्योंकि कोल की टीम में जो भी आता है उसका ग्रेजुएशन एग्ज़ाम देना मतलब उसकी टिकट पक्की हो जाती है कि वो ग्रेजुएशन एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि बाकी को सबको तो छोड़ दिया जाता है जिनमें पोटेंशियल ही नहीं है। वो अपने बंदे को देखता है कि अक्सर लोग रिश्वत देकर भी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें भी प्रवेश नहीं मिलता, उन्हें भी एंट्री नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा इस बंदे में क्या खास है। तभी जो हेलो वे है वो ना चाहते हुए भी अपने बंदे को वेलकम करता है कि अब तुम अब्रॉड आ सकते हो, लेकिन अपना बंदा उससे हाथ झटक देता है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तभी जो हेलो वे होता है और प्रेसिडेंट होता है दोनों ही शॉक हो जाते हैं। तभी जो हेलो वे होता है वो अपने बंदे को चिल्ला रहा होता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने अभी क्या कहा है, हमारी जो स्क्वाड है वो स्क्वाड की सबसे ज़्यादा ताकतवर स्क्वाड है। तभी अपना बंदा कहता है कि तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो, मुझे अकेला छोड़ दो। जिससे जो हेलो वे होता है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी जो भीड़ होती है वो भी उसे देखकर चिल्लाने लगती है, क्या उसने एक्चुअली में मना कर दिया, वो काफ़ी ज़्यादा इंसेन है। इवन प्रेसिडेंट काउंसिल की जो भी स्क्वाड है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन लगता है उसके मन में कुछ तो भी चल रहा है या वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो चुका है क्योंकि उसकी पोटेंशियल ट्रिपल-S रैंक है। पीछे से अपने बंदे की टीम भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो कहता है कि नो वरीज, देखते हैं, लगता है उसके कुछ अलग प्लान है। तभी जो ऊपर बैठे एग्जाम प्रेसिडेंट होते हैं वे भी कह रहे होते हैं कि लगता है इन दोनों के बीच में बनी नहीं, वरना ये दोनों मिलकर एक नया रिकॉर्ड बना सकते थे। लेकिन जो लड़की होती है वो कहती है कि अगर मैं कहूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा फन है, मुझे देखना है कि अब वो बंदा क्या करता है। कोल ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी मना नहीं सुनी, वो कभी भी रिजेक्ट नहीं हुआ और ये रिजेक्शन उसके लिए एक वॉर का डिक्लेरेशन है। और मैं देखना चाहता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट अब क्या करते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ को तो भूलने नहीं वाले। तभी जो हेलो वे होता है वो कहता है कि आखिर वो बंदा क्या समझता है, वो बस एक सिस्टम एरर को अपनी सच में रैंक समझ बैठा, वो बहुत ही शैतान नादान है। लेकिन जो प्रेसिडेंट रहता है वो कहता है कि अगर वो ग्लिच ना भी हुआ तो भी उसका अगर 1 बिलियन में भी उसका चांस हुआ कि वो एक्चुअली में वही रैंक का पोटेंशियल रखता है जो हमें दिखी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। तभी हेलो वे कहता है कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उसे अभी कॉम्बैट की ज़ीरो समझ है, हम अभी भी उससे बदला दे सकते हैं और सबक सिखा सकते हैं कि एक्चुअली में उसकी क्या औकात है। तो क्या कहते हो कि मैं उसके एटीट्यूड को थोड़ा सा सबक सिखाऊं। लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो कह रहा होता है कि तुम्हें सही में लगता है कि मैं इस जैसी घटिया हरकत को अंजाम दूंगा। तो हेलो वे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि नहीं, लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। लेकिन प्रेसिडेंट जाते हुए कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो अपनी स्क्वाड के साथ, बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। मैं एक बात अब बता देना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस तुम देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लेट आती हैं। क्यों? क्योंकि मेरे घर में बस शांति नहीं होती है। तुम देख रहे हो ना पीछे कितनी ज़्यादा नॉइस आ रही है। मैं पता नहीं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो लानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे अपना चैनल ग्रो करना है। मुझे 1000 सब्सक्राइबर किसी ना किसी तरह से जल्दी से पहुंचना है। मैं एक हफ्ते में मुश्किल से ही एक वीडियो बना पा रहा हूं, क्योंकि नॉइज़ इतनी ज़्यादा होती है, उसको क्लीन करना पड़ता है। तो जब तक मेरी वीडियोस आती हैं या तो तुम्हें नॉइज़ के साथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा या फिर मुझे वीडियोस लेट लानी ही पड़ेंगी। खैर अभी के लिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अब जो हेलो वे होता है वो काफ़ी ज़्यादा समझ जाता है कि ओह तो आप ये कहना चाहते हैं, बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ। तब जो हेलो वे है अपने चमचे को बैठता है ऐश की तरफ, ऐश के ऊपर नज़र रखने के लिए। उसके चमचा आगे बताता है कि अपना जो ऐश है वो कैंपस से निकल चुका है अपने घर जाने के लिए और उसने अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा, वो खाली हाथ है। जिससे हेलो वे काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्या बात है, ये तो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है, अब मैं उसे दिखाऊंगा कि वो आखिर है क्या और उसे बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। अब हमें ऐसे दिखाया जाता है वो कहीं पे जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में हमारी एक टीम गई थी उस डंजन को साफ करने के लिए और एक टीम भी थी, मतलब स्क्वाड थी जो हमलावर थी। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड मॉन्स्टर अपीयर हो जाता है जिसका नाम है वॉर्थ, जिसके पीछे अपना बंदा पड़ा है। उसने पूरी गिल्ड को, एक टॉप टियर गिल्ड को एकदम से वाइप कर दिया और सब कुछ ख़त्म हो गया। इसीलिए अब मैं
उस चीज़ को दोबारा घटना नहीं होने देना चाहता। इसीलिए मुझे एक प्लान की ज़रूरत पड़ेगी, एक प्लान जो उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। इसीलिए मुझे चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है कैश। बंदा किसी तो भी शॉप के सामने आया होता है और बंदा वहाँ पर जाता है जहाँ पर मॉन्स्टर के जो भी गियर्स है उसको एक्सचेंज किया जाता है पैसों में। और ये शॉप मटेरियल गिल्ड चलाती है। यही इस दुनिया की सबसे बड़ी गियर मार्केट प्लेस है। मतलब वही है, अपना बंदा जिनको जैसे ही मारता है उनसे मटेरियल मिलते हैं तो एक्सचेंज करता है और वेपन्स खरीदने की शॉप है। ये सबसे बढ़िया और बड़ी शॉप है जहाँ पर अपना बंदा कुछ स्किल्स वो दुकान में बेचने की कोशिश करता है। वो जो भी कैशियर होता है वो कहता है क्या तुम्हें सही में लगता है कि ये कुछ अच्छी भी चीज़ है और ये तुम्हारे पास आए कहाँ से। अपना बंदा कहता है कि ये मॉन्स्टर लूट है। लेकिन जो शॉपकीपर होता है वो कहता है कि मैंने इसे चीज़ कभी नहीं देखी। लेकिन वहाँ पर एक जो कोवर्कर भी होती है वो कहती होगी ओह ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ये लगभग ई रैंक की होगी और इसे डोम फैंग कहते हैं। और लड़की उस चीज़ को बताने लगती है कि इससे ई रैंक के क्या क्या सामान बनने लगते हैं। लेकिन जो भी वो मैनेजर होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है, इसे जो भी पैसे बनते हैं इसे दे दो, ऐसे भी ये ई रैंक का है, इतना भी ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा। मैनेजर एटीट्यूड में वहाँ से जाते हुए कहता है कि ये यहाँ पर सिर्फ वीआईपी के लिए है, जब यहाँ पर डी रैंक है उससे ऊपर के आते हैं तो वही मैं उन्हें अंदर आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम जैसों के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। वो सोचता है कि आजकल सुपर क्लाइंट यानी कि वीआईपी क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा कमा रहे हैं, इससे तो मैं कभी भी सुपरवाइज़र नहीं बन पाऊंगा। जैसे कि मेरा लक चल रहा है ये ब्रोकन न्यूबीज आते रहते हैं, ये कितने ज़्यादा घटिया हैं। वो मैनेजर अपनी वर्कर पर उसको छोड़कर चला जाता है कि जितने इसके पैसे बनते हैं उसे दे दो। तभी वो उसके पेमेंट लेकर आ जाती है कि आपके ये रहे पैसे जितने भी बनते हैं। अपने बंदे के जो भी 18,000 डॉलर बनते हैं, जिससे अपना बंदा सिर्फ रेंट ही कवर कर पाएगा। तो अब वो अपनी एक शोर निकालता है। तो फिर इसके बारे में क्या कहना है? वो देखती है क्या ये तो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एक ग्रेट सोड है, इसका लेवल जैसे कि मैं देख पा रही हूँ बी रैंक तो कम से कम होगा या कहीं सिर्फ ई रैंक होगा। तभी मैनेजर वहाँ पर दौड़ आता है, क्या एक ए रैंक का वेपन? ऐसा लगता है कि इसकी वर्थ तो 1 मिलियन से भी ऊपर जा सकती है। 1 मिनट मुझे देखने दो, ऐसी चीज़ तो मैंने आज तक नहीं सुई। तभी जो हमें दिखाया जाता है उस शॉप का जो मालिक होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ये बी रैंक या कहीं ए रैंक से भी ऊपर का हो सकता है। तभी मैनेजर उसकी चापलूस करने लगता है कि हाँ मालिक की नज़र तो काफ़ी ज़्यादा शार्प लगती है, अगर मैं ठीक से देख पा रहा हूँ तो ये ठीक पुरकरी जोन से आ रही है और ये एक एस रैंक का गियर है। जिसे सुनकर मैनेजर और जो कोवर्कर होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, क्या एस रैंक? वो मालिक आते ही उसका वेलकम करता है कि वेलकम गेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, आप हमारे वीआईपी रूम में आइए और आपको जो चाहिए जैसी मदद चाहिए हम वैसी करेंगे। जिससे अपना बंदा सोचता है ये हुई ना बात, अब समय आ चुका है कुछ शो ऑफ करने का। थाओ क्वीन लगता है अपना बंदा इसको जानता है और ये मिथेरियल गिल्ड का लीडर है जो कि इस शॉप का मालिक है। थियो जो होता है वो वीआईपी रूम में उससे उसका प्राइस पूछता है, आप इसको किस तरह हैंडल करना चाहेंगे? वो अपना बंदा उसकी वर्थ 1 मिलियन लगाता है। जो थियो होता है वो शौक हो जाता है, क्या सिर्फ 1 मिलियन? लेकिन थियो बताता है कि आप जानते होंगे कि ए रैंक का भी वो मिलियंस में जाता है, तो अगर एस रैंक को हम देखें तो ये करोड़ों में जा सकता है, मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस में जा सकता है। और अगर हमने इसकी बिड स्टार्ट कर दी तो इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। लेकिन तभी अपना बंदा उसको सरप्राइज करता है कि मैं ये एस रैंक का गियर तुम्हें ऐसा लोन की तरह लेना चाहता हूँ, गिरवी रखना चाहता हूँ और मैं 1 महीने के बाद तुम्हारा पूरा पैसा वापस लौटा दूंगा। जिसे सुनकर अपना थियो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि क्या एक लोन की तरफ पर गिरवी रख रहा है, आखिर ये स्टूडेंट इस तरह के प्लान से कैसे आ रहा है। थियो सोचता है अपने बंदे के बारे में कि लगता है कि ये इसे यूज़ करना चाहता है, बात के लिए बचाना चाहता है, इसलिए वो बेच नहीं रहा। ये कॉलेज स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लान के साथ आता है, ये लगता है काफ़ी ज़्यादा जीनियस है। वो अपने बंदे के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचने लगता है कि क्या वो एक रिच किड है, क्या वो किसी के अमीर घर से आया है, क्या वो एक प्रोडिजी है जो अपनी ताकत को छुपा रहा है, क्या वो किसी बड़ी गिल्ड से कनेक्शन रखता है, आखिर वो है कौन। अपना बंदा उसको डील देता है कि 1 महीने बाद मैं तुम्हारा सारा पे वापस कर दूंगा और एक्स प्लस तुम्हें 10% का इंटरेस्ट भी लौटा दूंगा। तभी थोड़ी देर के लिए वो जो अपनी वर्कर होता है उसको बाहर भेजता है। वो कहता है कि जहाँ तक कि मुझे जानकारी है तुम एक स्टूडेंट हो नेशनल अवेकनिंग यूनिवर्सिटी में और तुम्हारा ये फाइनल ईयर है और तुम ग्रेजुएट करने के लायक हो। थियो कहता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि नेशनल अवेकनिंग यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम रन करता है जो कि हर साल होता है और ये 1 महीने बाद होने वाला है इस साल, तो और उसका प्राइस भी 10 लाख रुपए है, यानी कि
1 मिलियन, इसका मतलब तुम जो वो पेमेंट है वो वाली करने वाले हो। और अगर मैं गेस करने की कोशिश करूं तो तुम काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो चुके हो कि तुम ही उस एग्ज़ाम के फर्स्ट प्लेस हासिल करने वाले हो, और वो प्राइज़ मनी भी। क्यों? तुम जो भी इनाम जीतोगे तुम इंतज़ार कर सकते थे इस अमाउंट का जब तुम अपनी प्लेस हासिल कर लो और तुम्हें पैसा मिल जाए, लेकिन तुम्हें अभी भी पैसा चाहिए। यानी कि इससे मुझे पता चलता है कि तुम्हें पैसे की सख्त से सख्त ज़रूरत है। थियो अब फाइनल ऑफर रखता है, तो ठीक है, मैं इसको 1.5 मिलियन में इमीडिएटली कैश में तुम्हें लोन पर देता हूँ, वो भी बिना किसी इंटरेस्ट रेट के। क्यों? क्या लगा? तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस डील को एज अ फ्रेंड की तरह देखो। वो उसको डील रखता है क्योंकि वो उसको दोस्त बनाना चाहता है, और आगे जो भी सामान बेचे वो उसी की शॉप में आना चाहिए, और वो जो भी बातें की हैं वो उन दोनों के बीच में ही रहेगी। अब अपना बंदा सोचता है, जैसा कि मुझे इससे उम्मीद थी, बिना मेरे कुछ बताए इसने पूरी की पूरी जानकारी समझ ली, और मैं क्या चाहता हूँ उसने पूरा अंदाज़ा लगा लिया। पिछली ज़िंदगी में थियो अपनी जो शॉप है उसको वर्ल्ड बेस्ट शॉप तक ले गया था। अपना बंदा सोचता है कि वर्थ को मारने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी नहीं हूँ, मुझे किसी न किसी की मदद तो चाहिए ही होगी। अब जो थियो होता है वो अपने बंदे के बैंक अकाउंट में 1.5 मिलियन भेज देता है। तभी जो थियो होता है वो अपने बंदे से पूछता है कि तुमने तो जो अपना हाई टियर गियर है वो गिरवी रख दिया है, तो अब तुम परीक्षा में किस चीज़ का इस्तेमाल करोगे? तो क्या मैं तुम्हें और चीज़ भी लोन पर दूं? लेकिन अपना बंदा उन्हें सरप्राइज करते हुए एक और शॉट अपने उसमें से निकाल लेता है कि नहीं, मेरे पास इस जैसी एक और है, जिसे थियो और पूरे के पूरे शॉप वर्कर्स शौक हो जाते हैं। वो अपने बंदे को वहाँ से बेचने के लिए बाय बाय कर देते हैं, और जो थियो होता है वो अपने मैनेजर को कहता है कि इस ग्राहक को यानी कि इस कस्टमर को इसकी अच्छी तरीके से देखभाल करना VIP ट्रीटमेंट दे रहा, इसलिए इससे तुम सुपरवाइजर बन सकते हो, ठीक है ना? लेकिन तभी अपना बंदा रुकता है और कहता है कि रुको ज़रा, मुझे एक चीज़ और बाय करनी है। अपना बंदा टैक्सी लेता है। अपना बंदा एक स्टेशन पर पहुंचता है, मुझे पता नहीं है किस चीज़ का है, और यहाँ पर लिखा भी नहीं था, तो यहाँ पर वो अपनी बहन को लेने आया है कि बहुत ज़्यादा समय हो चुका है और हमारी जो मनी प्रॉब्लम है वो लगभग हमारे सिर पर चढ़ चुकी थी। पिछली ज़िंदगी की बात करें तो कॉलेज से मैं अभी ड्रॉप आउट हुआ था, और मेरे पास कोई भी अवेकन स्किल नहीं थी, और कोई भी गिल्ड मुझे लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। मैं पैसे कमाने के लिए डिलीवरी करता था, और मैं मुश्किल से ही अपने कमरे के या कहीं घर का रेंट चुका पाता था। अपने बंदे का बैलेंस दिखाया जाता है जहाँ पर 105 ही होता है, और मुझे कम से कम पैसों में अपनी पूरी ज़िंदगी बितानी पड़ती थी, जहाँ पर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा परेशान लगती है। कुछ समय बाद जो अपने बंदे की ऐशी की बहन होती है इरिस, उसकी जो एप्लीकेशन है वो जनरल एकेडमी में, मतलब जनरल इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट में सिलेक्शन हो जाती है, लेकिन जो उसकी बहन होती है वो फाड़ देती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि जो एरिस है वो अपने बंदे ऐश के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी, उस पर और भी ज़्यादा पैसे का बर्डन नहीं डालना चाहती थी। लेकिन आज अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इंतज़ार कर रहा होता है कि उसने मुझे यहीं पर बुलाया था। तभी वो मुड़ता है, उसे आवाज़ आती है ऐश, और हमें दिखाया जाता है कि उसकी बहन वो कहती है कि तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम्हें मुझे अराइवल पर लेना आना था, क्या तुम्हारा काम करते करते दोबारा दिमाग ख़राब हो चुका है? और हमें दिखाई जाती है एरिस अपने बंदे की बहन, जिसे देखते ही वो सोचता है 7 साल हो चुके हैं। उसकी बहन अपना जो भी सूटकेस है उसको घसीटते हुए आ रही होती है कि तुम ज़ोंबी की तरह वहाँ क्या खड़े हो, लेकिन इतने में उसे सरप्राइज़ मिलता है क्योंकि अपना बंदा उसको तुरंत एक प्यारी सी हक देता है कि 7 साल हो चुके हैं, अब मैं तुम्हें फाइनली देख पा रहा हूँ। एरिस हर छोटी बहन की तरह उसकी शरारतें भी नहीं रुकती, और वो पिंच करती है कुछ तो करती है, लेकिन जिससे अपना बंदा दूर हो जाता है, और वो कहती है कि क्या तुम मुझे धमकोट कर मारना चाहते हो? वो उसको बैग पकड़ाती है और कहती है कि आजकल तुम बहुत ही ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो, क्या किसी लड़की ने तुम्हें मना कर दिया क्या? जल्दी से घर चलते हैं। वो अपने बंदे का हाथ पकड़कर अब घर के लिए निकल जाते हैं, और अपना बंदा सोचता है ये टाइम कितना ज़्यादा अच्छा है, मैं इसको कभी भी भुला नहीं सकता कि ये समय एक समय पर कितना ज़्यादा बेकार हुआ करता था। लेकिन अपने बंदे को नहीं पता है कि जहाँ से वो घर जाता है वहाँ पर कुछ लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जो हेलो वे होता है वो कहता है कि जैसे ही अपना बंदा ऐश दिखे उसे मार देना, मैं उसे एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ कि असली दुनिया कैसी होती है। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि हम लगभग आधे से ज़्यादा स्टूडेंट काउंसिल को ले आए हैं, तो तुम्हें लगता नहीं है कि अगर हम उस पर ज़्यादा हार्ड हुए तो वो मर सकता है?
लेकिन जो हेलो है वो कहता है कि मैं उसको इतना मानना चाहता हूँ कि वो सबक सीख जाए कि एक सी रैंक से टकराने की क्या गलती होती है। वो ई रैंक का बंदा अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा है, मुझ जैसे सी रैंक से टकराने की हिम्मत भी कैसे कर सकता है। और वो सबको ऑर्डर देता है कि जैसे ही वो दिखे तो उसे मार मार कर अधमरा कर देना, वरना मैं तुम सबको अपाहिज कर दूंगा। यहाँ तक कि वो अगले हफ्ते होने वाली परीक्षा में यानी कि एग्जाम में बस पहुंचना नहीं चाहिए। और होलवे काफी ज्यादा घमंड में कहता है कि मैं सबसे बेस्ट क्लाउड असेसन हूँ पूरे स्कूल का, अब तुम तो गए कमीने। तभी हमें दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बहन कह रही होती है कि तुम आजकल कुछ खास नहीं कर रहे हो क्या, तुम अपनी एग्ज़ाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। देखो ऐसा तो नहीं है कि तुम किसी लड़की की वजह से इस तरह उदास बैठ जाओ, ऐसे तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और तुम्हें तैयार रहना होगा हर चीज़ के लिए। तुम ही मुझे ऐसा कहते थे ना, लाइफ एक मैराथन की तरह है और तुम्हारी बारी हमेशा आती है। और वो एक गाना गाने लगती है कि वो गाना कैसा था, और वो एक गाना गाने लगती है। अपनी बंदा अपनी बहन को देखता है कि एरिस काफ़ी ज़्यादा समझदार है, उसे पहली मुलाकात में ही पता चल गया कि मेरे साथ कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसे अभी तक ये भी नहीं पता है कि मैं अब अवेकन हो चुका हूँ, और उसे लगता है कि हम पहले की तरह अब कुछ बचा कुचा के गुजारा कर रहे होंगे। तभी अपना बंदा एरिस से कहते हैं कि मैं टोटली फाइन हूँ एरिस। तभी एरिस अपने मन में सोचती है कि अभी भी टफ प्ले कर रहा है, लगता है ये कोई मेल प्राइड है, मतलब अपनी मर्दाना घमंड में अभी भी चूर है। एरिस ने एक बुक पढ़ी है जो कि मेल ईगोस या गए इमोशन के ऊपर बेस्ड थी, और इसे पता चलता है कि अपना बंदा मतलब अपनी एरिस को लगता है कि अपना बंदा इमोशन के बीच में एक दीवार खड़ा कर रहा है जो कि ईगो की है, और वह सोचती है कि उसका भाई अभी भी शो ऑफ कर रहा है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। तभी जो गूंज होते हैं वो पीछे से आ जाते हैं कि बॉस वो तो एक लड़की के साथ है। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पर कैमरे भी नहीं है, लगता है आज हमारा लकी डे है। तभी जो अपना बंदा होता है वो उन सबको देख लेता है कि क्या ये तो स्टूडेंट काउंसिल के थग्स हैं और ये एक्चुअली में हंट करने आए अपने बंदे को। तभी अपना बंदा ईयरबड्स निकालता है और अपनी बहन के कान में लगा देता है कि मुझे एक सॉन्ग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, क्या तुम इसे सुनना चाहोगी। और वो सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है उसकी बहन को भी। नाउ अब अपने बंदे की बारी है कि उसे दिखाया जाए कि अब वो क्या कर सकता है। हमें दिखाया जाता है वी थग्स, जहाँ पर जो हेलोवे होता है उसी के रैंक डी होती है और बाकी की ई रैंक होती है। अब जबकि उसकी बहन उसे सुन नहीं सकती तो अपना बंदा रेडी होता है उन सबको झेलने के लिए। आप सब उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन अपना बंदा तुरंत अपनी लाइटनिंग एनर्जी को एक्टिवेट करता है और सोचता है कि पुरानी ज़िंदगी में मैंने अपने परिवार के हर एक सदस्य को खो दिया और मैं अब 2167 में वापस आ चुका हूँ, और तुम्हें सही में लगता है कि मैं ये दोबारा होने दूंगा। अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि मैं अपनी फैमिली को 7 साल बाद फिर से इस तरह हैप्पीली देख पा रहा हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अपना बंदा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लगता है और अपनी लाइटनिंग एनर्जी के साथ एक एक को धोने लगता है। एक किक लगती है, ऊपर से एक पंच आता है जो उसको इस तरह लगता है दूसरे को तीसरे को चीरता हुआ निकल रहा होता है। अपना बंदा एक मौका भी नहीं देता कि वे थग्स ये अपने बंदे पर हमला भी कर सके। अपना बंदे एक बंदे की तो टांग तोड़ देता है भाई, बीच से क्रैक का आवाज़ आती है जिससे सभी बंदे लगभग शौक हैं। अपना बंदा अपनी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा होता है, जिससे जो हेलोवे होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है क्या आखिर ये बंदा है क्या चीज़, आखिर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। अपना बंदा अब धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा होता है एक एक को मारकर। अब बारी आती है हेलोवे की। हेलोवे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं एक क्लाउड एसेशन है तुम्हारी। तो इतने में वो कुछ बोल भी पाता, अपना बंदा एक पंच जड़ देता है और जिससे वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है। वो ज़मीन पर टकराने वाला होता है उससे पहले अपना बंदा एक पंच हवा में एक और लैंड करता है, जिससे उसके दांत सभी टूट जाते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरता है, वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो होश में आता है अपना बंदा उसके सामने होता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मुझे अकेला छोड़ दो। अब जो हेलोवे है उसको पता चल चुका है कि अपना बंदा डी रैंक से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि उसकी सभी के सभी हड्डियाँ मसल्स टूट चुकी हैं। अब वो अपने बंदे से सॉरी मांगता है, लेकिन अपना बंदा कहता है कि शट अप, अगर तुमने कुछ भी कहा तो मर जाओगे, समझे। तभी वो देखता है अपने बंदे की आंखों में जो उसे किल इंटेंट दिख रहा होता है कि वो एक भी मतलब हिचकिचाएगा नहीं उसे मारने से, और वो देखता है अपने बंदे का मर्डरेड इंटेंट कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। आखिर ये बंदा है कौन, इसमें इतनी ज़्यादा पावर आई कैसे। अपना बंदा अब उसे वार्निंग देता है कि अब ध्यान से मेरे हर एक वर्ड को सुनो,
तुम जहाँ चाहे वहाँ सड़ते रहो, बस मुझसे दूर रहना। अगर तुमने मेरी बहन पर नज़र उठाकर भी देखने की कोशिश की, ये सब छोड़ो, अगर उसकी नज़र में भी तुम आए तो तुम्हें इस नर्क में दोबारा यहीं पर सड़वा दूंगा और तुम्हें मिटने के लिए एक भी सेकंड का मौका नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। वो उसको इतनी ज़्यादा बुरी तरह मारकर और थ्रेट देकर अपना बंदा वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर अपनी एरिस सिस्टर पर आते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी से गाने सुन रही है और वो उसको वो गाना काफ़ी ज़्यादा हिट लगता है कि ये कितना ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग है। वो अपने बंदे के बारे में सोच रही होती है कि अपना बंदा कितना ज़्यादा अकेला है, वो कितने ज़्यादा अकेला रह चुका है जो ऐसे ऐसे गाने सुनता है। तभी अपना बंदा पीछे से आ जाता है और वो शौक हो जाती है कि मुझसे कोई भी मजाक मत करना। तभी अपना बंदा उसे सरप्राइज़ करता है एक पेन के साथ कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया था, जिसे देखकर एरिस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। क्या ये एक माना हेलो पेन है जो अभी अभी मार्केट में आया है? ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है, आखिर तुम्हारे पास इतना ज़्यादा पैसा आया कहाँ से? लेकिन अपना बंदा सोचता है पिछली बार मैं तुम्हें फेल हो चुका था बचाने में, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा एक भी सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं वो हर एक चीज़ बचाऊंगा जो तुम्हें पसंद है। घर पर जहाँ पर एरिस उस पेन का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ज़्यादा होलोग्राम्स बना रही होती है, वो सोचते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि हवा में ये कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से स्मूथली होलोग्राम्स बना रही है। अपना बंदा कहता है कि हाँ, जब तक कि तुम खुश हो इसे कितना भी इस्तेमाल कर सकती हो। लेकिन एरिस कहती है कि लेकिन हमारा अभी भी रेंट बचा हुआ है, तुम इस तरह से अपनी मनी वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन अब एरिस को एक सरप्राइज मिलता है क्योंकि अपने बंदे ने पूरे साल का रेंट पहले ही चुका दिया है। अपना बंदा कहता है कि मैंने अपने बड़ी के साथ कुछ साइड इनकम सोर्स ढूंढा है जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा कमा पा रहा हूँ। तो लेकिन अभी भी एरिस को ये झूठ लग रहा होता है कि ये कितना ज़्यादा झूठ बोलता है, कितना ज़्यादा बेकार है ये बंदा, क्या ये मुझसे अब सीक्रेट्स भी रख रहा है। लेकिन तभी वो देखती है अपने बंदे को मुस्कुराते हुए कि बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है जब मैंने अपने भाई एश को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा है। तभी वो एरिस अपने बंदे के पास आती है कि ठीक है, जो भी चल रहा है उसे चलने दो, लेकिन तुम अपने अंदर कुछ भी छुपा कर मत रखना और ना ही दबा कर रखना। जिसे अपना बंदा कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन बस वो ओके कह देता है। तभी सीन कट होता है, हमें प्रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बता रहा होता है कि हॉलवे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यहाँ तक कि वो पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। वो उसका जो हाई टीयर हीलिंग मैजिक है वो भी उसे 1 महीने के अंदर हील नहीं कर सकता। वो ऐश को मारने गया था और वो इस तरह मार खा कर आया है। पीछे उसकी बहन भी बैठी हो रही होती है कि मुझे नहीं लगता है कि वो अब एग्ज़ाम में बैठ भी पाएगा। इन सारी सिचुएशन को देख प्रेसिडेंट ने अपनी टीम से कुछ भी बेकार बंदे निकाल दिए। अब हमें एक बंदा और दिखाया जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट के साइड में खड़ा होता है, उसका नाम होता है लोगन कोन, नेशनल अवेकनर यूनिवर्सिटी का करियर कोऑर्डिनेटर। वो कहता है कि क्या ऐश फिर से? मैंने डबल चेक किया है रैंक असिस्टमेंट का रिजल्ट, मैंने कई बार चेक किया और वो असलियत में सी रैंक का ही है। वो एक अकेला बंदा है जो तुमसे ज़्यादा रैंक एक्वायर कर चुका है। जिसे सुनकर प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। तभी दाढ़ी वाला बंदा कहता है कि मतलब इसका नाम है लोगन। लोगन कहता है कि आपके पिता जो कि चेयरमैन हैं वो भी ग्रेजुएशन देखने आए थे, लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि भी आपसे भी ऊपर कोई हो सकता है। और वो कहता है अगर ज़्यादा ख़राब स्थिति हुई तो मुझे तुम्हारी मदद लेनी पड़ेगी हमारी नई स्क्वाड को काफ़ी ज़्यादा ताकतवर करने के लिए। मतलब ऐसा लगता है कि पूरा परिवार इसी में भरा पड़ा है। जो ये बंदा है लोगन प्रेसिडेंट का अंकल लगा। लेकिन तभी प्रेसिडेंट कहता है कि अंकल लगता है आप कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हैं। वो बताता है कि आपको सही में लगता है कि मैंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था जब मैं रैंक असिस्टमेंट कर रहा था। अब वो एक डायलॉग बोलता है कि तो जब कॉम्बैट एग्जाम आएगा तो मैं सबको दिखा दूंगा कि एक्चुअल में ये जगह कैसे काम करती है। अब हमें दिखाया जाता है मेंस रूम जहाँ पर अपना बंदा रह रहा है। रात के 11 बज चुके हैं और अपना बंदा शावर ले रहा है क्योंकि अभी अभी बंदा ट्रेनिंग करके आया। आज उसने 100 किलो के साथ रनिंग की है। खैर अब उसे लगता है कि मनी कोई प्रॉब्लम नहीं बची है, जो प्रॉब्लम है वो है फर्स्ट रैंक लाना, क्योंकि उसे जो प्राइज मनी है वो जीतनी है और थियो का पूरा कर्ज उतारना है। वो सोचता है कि मुझे उसके पैसे उसका भरोसा बनाए रखना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में वो मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकता है। वो बिस्तर पर है और सोचता है कि एग्ज़ाम में बस 1 ही महीना बचा है, अब मुझे लेवल अप करना ही पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है अपना बंदा सपने में जाकर लेवल अप करता है तो वो सो जाता है और उसका सिस्टम फिर से एनालिसिस में चला जाता है और उसकी ग्लूटनी पावर एक्टिवेट हो जाती है। वो फिर से अपने आप को वहीं पाता है टावर के सामने। इस बार वो अपनी एक्टिवेट करता है किंग डोरमोल की पावर जो कि सी रैंक की होती है, लेकिन जो उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है वो अभी भी इनफर्नल राक्षस की होती है जो अभी भी किसी भी पावर को
तोड़ सकती है, जो कि SSS रैंक की है। लेकिन अभी भी बंदा अपना उससे सिर्फ S रैंक का पोटेंशियल ही निकाल पा रहा है, SSS का नहीं। तो उसे लगता है कि वो अभी भी इस संतरे में से काफ़ी ज़्यादा जूस निकाल सकता है, मतलब अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है इस कार्ड में। तो उसे अभी भी लगता है कि मेरी जितनी भी स्किल्स हैं उन्हें अभी भी पूरे पोटेंशियल तक नहीं ले गया हूँ, और उनका पता भी नहीं है कि वो आखिर कहाँ तक जा सकती है। अब अपना बंदा जो वो चाबी उस राक्षस ने दी थी वो निकालता है और उस गेट में आखिरकार एंटर करता है। वो सोचता है आखिर देखते हैं कि अंदर मेरा कौन इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही वो अंदर घुसता है और देखते ही वो पूरा शॉक हो जाता है उस चीज़ को देखकर जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी।